हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, अध्याय 4th अध्याय गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। प्रकरण है धारावाही लूप या कुंडली पर बल आघूर्ण। तो जो लूप है, कोई धारावाही लूप है या फिर कोई कुंडली है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो उस पर हम बल आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लूप के बारे में समझते हैं। लूप क्या होता है? यदि कोई तार किसी भी आकृति में मोड़ करके उसका एक बंद आकृति बना ली जाए तो उसको हम लूप कहेंगे। जैसे ये है, ये एक तार है, एक वायर है, और हमने इसको ऐसे करके मोड़ दिया है। तो ये आपकी एक आयताकार लूप बन गई है। ये आयताकार लूप होगी। ऐसे ही इसमें लंबाई चौड़ाई भिन्न भिन्न है, तो ये आयताकार है। ऐसे ही लंबाई चौड़ाई को अगर हम समान कर देंगे तो ये वर्गाकार बन जाएगी। तो ये एक लूप बन गई है। इसी प्रकार से ये लूप आपकी वृत्ताकार भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसे किया तो ये आपकी एक वृत्ताकार लूप बन गई है। अब यदि हम इन लूपों की संख्या बढ़ा दें, मान लीजिए हमने जो ये लूपों की संख्या बढ़ा दी है, तो ये जो अब आपकी लूपों की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो ये आपकी एक कुंडली बन जाएगी, जिसे हम परिनालिका भी कहेंगे। तो यदि तार का फेरा एक है तो उसको लूप कहेंगे, और तार के फेरों की संख्या एक से ज़्यादा है तो उसको हम कुंडली कहेंगे या परिनालिका कहेंगे। तो ये परिनालिका बन गई है। तो हम इस परिनालिका या फिर कुंडली और लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करेंगे। अब इसके लिए मान लीजिए ये डायग्राम है। ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें कोई एक आयताकार लूप स्थित है। ये चुंबकीय क्षेत्र B है और ये A, B, C, D, ये कोई एक आयताकार लूप है। इसकी लंबाई जो है L है, आयताकार है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, और चौड़ाई मान लीजिए इसकी B है। तो जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होगी तो लूप के विभिन्न खंडों पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। यदि हम समस्त खंडों पर लगने वाले चुंबकीय बलों का सदिश योग करें, अर्थात उनका परिणामी निकालें, तो वो 0 आएगा। परंतु उन बलों के कारण, अर्थात लूप के विभिन्न खंडों पर लगने वाले बलों के कारण जो बल आघूर्ण होगा उसका सदिश योग करेंगे, अर्थात परिणामी बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे, तो वो 0 नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने कैसे करना है, अब ये करेंगे। मान लीजिए इसमें 4 भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं पर लगने वाले बल, ये AB भुजा पर लगने वाला बल F1, ऐसे ही DC भुजा पर लगने वाला बल F2, ऐसे ही ऊपर की ओर लगने वाला बल F3, और ये नीचे जो दिखाया गया है ये F4। तो 4 भुजाएं हो गई है, 4 बल लगेंगे। इसमें मान लीजिए हमने विद्युत धारा I दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित की है। ये धारा है, इसमें दक्षिणावर्त दिशा में
प्रवाहित है ऐसे। तो जैसे भी समझाया है कि यदि कोई चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। अब जैसे इसमें 4 भुजाएं हो गई है तो चारों भुजाओं पर लगने वाला बल और उसकी दिशा लिखेंगे और उसके आधार पर हम बल आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करेंगे। तो इसमें लूप की भुजा AB पर बल F1। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चालक पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर IBL। I क्या होती है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, B होता है चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चालक स्थित है और L होती है चालक की लंबाई। तो जैसे हम ये एक चालक मान लिया हमने भुजा को AB, तो इसकी लंबाई L है तो L से गुना हो गई है। इसमें जो प्रवाहित धारा है वो I है तो I लिख दिया है और यो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है तो इसका सूत्र हो गया है IBL। अब हम इसकी दिशा ज्ञात करेंगे। अब इसकी जो दिशा होगी लूप के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, तो इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है नीचे की ओर। लूप के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर होगी। ऐसे ही ये दूसरा जो बल है लूप की भुजा इसके सामने DC है या CD है? CD। लूप की भुजा CD पर लगने वाला बल ये हमने F2 लिया है। अब इसमें भी जो प्रवाहित धारा है वो I है और इसकी जो लंबाई है वो भी L है, तो ये होगी IBL। तो ये कितनी हो गई है? ये पहला। अब ये जो बल होगा ये इसके विपरीत दिशा में होगा, अर्थात ये ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर। ऐसे ही नंबर 3, ये दोनों बल है AD और BC पर जो लगने वाले बल है BC। लूप की भुजा BC पर लगने वाला बल F3, ये क्या हो जाएगा? इसमें प्रवाहित धारा I है, B है और इसकी जो लंबाई है वो B है। इसी प्रकार से अगर हम चौथा भी ज्ञात करें तो ये आ जाएगा आपका DA, ये F4 होगा, तो ये भी IB और B होगा। यहाँ पर इसकी चौड़ाई B है तो ये आ जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये दोनों बल F3 और बल F4, इन दोनों बलों की जो दिशाएं है वे विपरीत है और ये बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और यहाँ से सूत्र के अनुसार ये बराबर भी है और इनकी जो क्रिया रेखा है वो एक ही है। यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्रिया रेखा इनकी एक सीध में ही आएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो F1 व F2 ये दोनों बल निरस्त हो जाएंगे। निरस्त हो जाते, ऐसे लिख सकते हैं, हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है, परिमाण समान है, क्रिया रेखा एक ही है, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है कोई बल युग्म का निर्माण नहीं करेंगे। अतः ये कोई बल युग्म नहीं बनाते हैं। इसके बाद जो इसकी लंबाई वाली भुजाई है AB और CD पर लगने वाले बल F1 व F2 है। अब चूंकि बल F1 व F2, बल F1 व F2, इन बलों के परिमाण भी समान है। F1 IBL, F2 IBL, अर्थात इनके परिमाण समान है।
दिशाएं विपरीत है, समांतर है, दिशाएं जो है समांतर है और विपरीत है, तथा इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है। अगर हम देखें तो इसकी क्रिया रेखा ये होगी और इसकी क्रिया रेखा ये होगी, तो इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब F1 व F2 जो है दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं जिसे, इसका नाम होगा, जिसे विक्षेपक बल युग्म कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। तो जो आपके बल F1 व F2 है, उन्होंने एक बल युग्म का निर्माण किया है जिसे हम एक विक्षेपक बल युग्म कहेंगे, और ये बल युग्म ही इसको घुमाने का प्रयत्न करता है, अर्थात इस लूप को ऐसी स्थिति में ले जाने का प्रयत्न करता है जिससे कि इस पर लगने वाला बलाघूर्ण शून्य हो जाए, अर्थात लूप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने का प्रयास करता है। अब इसमें हमें इसके बलाघूर्ण का व्यंजक निकालना है, तो हमने ये बल ज्ञात कर लिया है कि इसमें जो बल युग्म लगा है उस पे जो लगने वाले बल है आपके F1 IBL, F2 IBL। अब ये युग्म है, युग्म में एक जोड़ा होता है, अर्थात दोनों बल बराबर है, दिशाओं में विपरीत है, समांतर है और इनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न भिन्न है, तो ये एक बल युग्म बन गया है। अब इसके लिए हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अब ये हमारा डायग्राम था, इसे थोड़ा चेंज करेंगे। ये हमारा ऊपर वाला बल था, ऊपर पॉइंट, ये प्लस इसको नीचे। इसमें जो धारा की दिशा है वो ऊपर की ओर है, ये बल F1 था। तो इसमें जो धारा I है वो ऊपर की ओर है, आप लिख सकते हैं। और इसमें जो ये F2 है और इसमें जो धारा की दिशा है वो नीचे की ओर है, डाउन लिख सकते हैं। इस पर हमने कोई अभिलंब खींचा है, कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब, और मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं। कुंडली के तल पर खींचा गया जो अभिलंब है वो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र B है। अब इसके अनुसार हम जो विक्षेपक बल युग्म आया था, विक्षेपक बल युग्म, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, इसको हम टो से प्रदर्शित करते हैं। टो बराबर बलाघूर्ण का सूत्र होता है, आपके याद भी होगा, बल गुणा दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है लंबवत दूरी। तो ये लंबवत दूरी कहाँ की होती है? दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसको हम लंबवत दूरी कहेंगे। अब इसमें अगर हम मान रखें तो इसमें जो बल युग्म है उसमें से कोई एक बल लेंगे, F1 लेंगे या फिर F2 लेंगे और गुना लंबवत दूरी कर देंगे। अब हमें ये लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, ये कितनी होगी? अब जैसे इस चित्र के अनुसार मान लीजिए F1 को हमने नीचे की ओर बढ़ाया तो ये इसकी क्रिया रेखा हो गई है और ये जो है F2 की क्रिया रेखा होगी। इसके बीच की जो लंबवत दूरी है ये होगी। ये हम कहीं भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको आगे तक बढ़ा के जाएंगे ये। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमने
एक सीधी रेखा खींच दी है जो ये इसको यहाँ पर काट रही है, तो ये ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये कोण थीटा है, तो चित्र के अनुसार ये कोण भी थीटा होगा। ये आपकी भुजा है बी, अर्थात लूप की जो है चौड़ाई है, ये लूप की चौड़ाई है। तो ये आपका इसको कुछ मान दे लीजिए पी क्यू आर। तो जो लंबवत दूरी है वो आपकी क्यू आर होगी। तो यहाँ से बल F1 F2 का मान आया था हमारा पी आई एल, ये था आई बी एल लिखा हुआ था, बी आई एल गुणा, और लंबवत दूरी हो जाएगी चित्र के अनुसार क्यू आर। अब इस क्यू आर दूरी को हम ज्ञात करेंगे। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में अब हमारे पास थीटा के सामने लंब होता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। कर्ण है बी और कोण है, और हमें लंब ज्ञात करना है, तो साइन का सूत्र लग जाएगा। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब हुआ क्यू आर और अपॉन कर्ण हुआ पी क्यू। अब हमें जैसे क्यू आर निकालना है तो क्यू आर बराबर आ जाएगा पी क्यू गुना साइन थीटा, और पी क्यू जो है हमारा बी है, तो ये आपका बी साइन थीटा हो गया। तो ये मान हम वहाँ रखेंगे। तो जो लंबवत दूरी होगी वो हो जाएगी बी आई एल गुना, ये आ गई है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब आई बी एल गुना बी, इसको एक जगह लेंगे, और साइन थीटा। अब चूँकि एल गुना बी क्या होगा, एल गुना बी बराबर है ए अर्थात लूप का क्षेत्रफल, तो ये लूप का क्षेत्रफल होगा। तो सूत्र बन जाएगा आपका टो बराबर आई बी ए साइन थीटा। तो ये आपके बल आघूर्ण का सूत्र बन गया है। अब ये बल आघूर्ण क्या करेगा, लूप को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने का प्रयत्न करेगा। लंबवत होने पर लूप पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है, ये जो थीटा कोण होता है, ये जो है लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। हमें जो अक्सर कोण मिलता है वो होता है लूप के तल और तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, अर्थात हमें ये कोण दिया अक्सर मिलता है। आंकिक प्रश्न जब हम हल करते हैं तो उसमें लगभग इसमें 4 कंडीशन होती है, जैसे कि सीधे लूप को कह देते हैं या फिर कुंडली को बोल देते हैं कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाती है मान लीजिए, या फिर ऐसे कह देते हैं दूसरे पे कि लूप का तल, या फिर ऐसे ही कुंडली, ये जो है मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण बनाया इसने। दूसरा होता है कि लूप की अक्ष, इसने भी 30 डिग्री का कोण लिख दिया कि लूप की अक्ष जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे ही इसको दूसरे तरीके से लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब, मान लीजिए ये भी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसमें हमें जैसे हमारे सूत्र में थीटा आया है साइन थीटा, तो हम इसमें थीटा का मान कैसे लेंगे ये देखना है। तो इसमें जो थीटा है वो लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब है, अर्थात इसको हम लूप की अक्ष कहेंगे, लूप की अक्ष या फिर लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब, ये कोण होता है। तो जैसे शुरू में लिखा हुआ है लूप और कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, या फिर लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये कोण ये दिया हुआ होगा फिर नीचे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें थीटा का मान हम 30 न लेकर के पहली और दूसरी स्थिति में जो थीटा होगा वो 90 - 30 करेंगे।
बराबर 60 डिग्री। तो हमें ये कोण ज्ञात करना है। ये अगर 30 डिग्री का दिया हुआ है तो इसको 90 में से घटाएंगे, क्योंकि अभिलंब, वो जो अभिलंब खींचा जाता है वो लूप के तल के लंबवत होता है, अर्थात दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। अगर ये दोनों स्थिति दी हुई है तो थर्ड और फोर्थ स्थिति में इसके अंदर क्या करते हैं, थीटा का मान वही लिया जाएगा जो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये आंकिक प्रश्नों में गलतियां होती है इनके कारण, तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लूप और कुंडली या फिर इसका तल या लूप का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है उस कोण को हम 90 डिग्री में से घटा करके थीटा का मान निकालते हैं। और यदि हमें सीधे लूप की अक्ष द्वारा या फिर लूप के तल पर खींचे गए अभिलंब द्वारा दिया हुआ कोण है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना कोण है, तो हम फिर सीधे सीधे हम यही मान लेते हैं। अब इसमें आगे जैसे भी आपको बनाकर दिखाया था कि यदि हम एक से ज़्यादा लूप ले तो वो कुंडली बन जाएगी। अब किसी कुंडली का बल आघूर्ण, कुंडली का बल आघूर्ण तो बराबर, अब मान लीजिए कोई कुंडली है वो n लूपों द्वारा बनाई गई है, अर्थात उसमें तार के जो फेरों की संख्या है वो n है। लूपों को हम फेरों की संख्या भी कहते हैं, तार के फेरों की संख्या वो n है, अर्थात लूपों की संख्या n है। तो प्रति एक लूप में कितना, तो बराबर आई बी ए साइन थीटा, प्रति एक लूप में इतना बल आघूर्ण कार्य करेगा। और जैसे लूपों की संख्या बढ़ जाएगी तो इतने ही गुना वो होता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि लूपों की संख्या n है, तो n आई ए बी साइन थीटा, तो ये आपका किसी कुंडली के लिए होगा जहाँ पर जो n है, n लूपों की संख्या, लूपों या हम तार के फेरे भी कह सकते हैं, तार के फेरों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। अब इसमें हमारी कंडीशंस है, यदि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र वो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र हो, तो ये कैसे होता है, जब कुंडली को हम किसी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया, ये दो चुंबक है जिसका ये सिरा N है और एक चुंबक का सिरा S है, और ये बीच में से गोलाकार है, अर्थात वर्त के आकार की है, तो इसीलिए इसमें त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। अब इसमें ये बल रेखाएं होगी चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय बल रेखाएं ये दिशा को प्रदर्शित करेगी, ऐसे ही ये चुंबकीय बल रेखाएं खींच दी। अब इसमें मान लीजिए हमने कोई कुंडली रखी है, ये कुंडली है आपकी। अब जो F1 बल लगेगा वो इस साइड में होगा F1, और जो F2 होगा वो इस साइड में, जो भी आपको समझाया था। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो कुंडली है अर्थात लूप है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगी।
अर्थात उसी दिशा में रहेगी जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, अर्थात जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। तो तब थीटा का मान कितना होगा, तब थीटा बराबर कितना होगा, ये दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात दोनों समांतर है। जब समांतर दो रेखाएं होती हैं उनके बीच में कोई कोण नहीं बनता है, तो ये क्या है, ये तल है। तल अगर समांतर है तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि जो कोण है वो अक्ष से है न कि तल से। तो कुंडली का तल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसलिए जो हमारा जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब हम क्या करते हैं, आंकिक प्रश्नों में यही करते हैं कि जो तल है वो समांतर है तो हम थीटा का मान 0 रख देते हैं, जबकि जो थीटा है वो हमारा चुंबक इसके तल पर खींचे गया अभिलंब वाला कोण है। तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, ये इसमें भर देंगे। टो बराबर NIAB साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, तो टो बराबर NIAB। तो ये आपका अधिकतम बल आघूर्ण होगा NIAB त्रिज्यीय त्वरण में। तो जो आपके इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं वे इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं और उनकी शेप आपने देखी होगी, वो गोलाकार होती है। तो उसमें हम त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का ही प्रयोग करते हैं, जिससे कि लगने वाला बल आघूर्ण अधिक से अधिक हो और हमारी जो विद्युत ऊर्जा है वो अधिक से अधिक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो। अब इसके बाद लूप का आकार, लूप का आकार कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के अनुसार ये हमने कोई लूप बना दी है, ये इसकी लंबाई है। इस लूप को हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित मान सकते हैं। मान लीजिए ये बीच में कोई लूप है, तो इसके चारों ओर एक ये लूप है। इसमें सभी में जैसे इसमें जो विद्युत धारा है वो दक्षिणावर्त दिशा में है, तो इसमें जो प्रवाहित धारा है इस प्रति एक अवयव में जो है इसी दिशा में होगी। तो जो बड़ी लूप है उसको हमने छोटे छोटे खंडों में विभाजित मान लिया है। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि जो लूप बीच में पड़ रही है, ऐसे ही इधर बना देते हैं, ये आपकी वे है जो बाह्य पृष्ठ पर भी पड़ेगी। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे इस भुजा में जो लूप की ये भुजा है, इसमें विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर है, इसमें विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है। तो जो पहली लूप में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा वो दूसरी लूप की भुजा के कारण उस से चुंबकीय प्रभाव से निरस्त हो जाएगा। तो इसमें इसी प्रकार से ये इससे निरस्त हो जाएगा, इसका चुंबकीय प्रभाव इन दोनों भुजाओं से निरस्त होगा, तो ये ऐसे निरस्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें भी दर पड़ेगी ये। तो क्या देख रहे हैं कि जो बड़े लूप के अंदर जो हमने छोटी लूप मानी है उन सब की जो भुजाएं हैं तो वो पास वाली लूप की भुजाओं के चुंबकीय प्रभाव से निरस्त हो जाएगी, अर्थात बीच में कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन जो लूप जो है पृष्ठ पर पड़ेगी, अर्थात लूप के पृष्ठ पर पड़ रही है, तो इसमें ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो इसमें है ये इधर कोई लूप नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बड़ी लूप है उसका जो चुंबकीय प्रभाव है वो उसके बराबर होगा जो कि छोटी छोटी लूपों की भुजा जो कि बड़ी लूप की परिसीमा के संपाती है, तो उस भुजाओं के चुंबकीय प्रभाव के बराबर होगा। इन सब का योगफल कर लेंगे ऐसे ही, तो ये ऐसे होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि लूप किसी भी आकृति की हो सकती है, वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, किसी भी टाइप से, बस केवल हमें उसका क्षेत्रफल चाहिए होता है क्योंकि इसमें ए आ रहा है। तो ये आपने धारावाही लूप, कुंडली या फिर परिनालिका के बल आघूर्ण का व्यंजक स्थापित किया है, ये समझा है और इसके बारे में जानकारी की है। धन्यवाद।